एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें मैं आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को एक्सप्लेन कर रही हूं। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 25 से देखेंगे। ये टी.एस. ग्रेवाल की न्यू एडिशन की बुक है 2024 की। अभी तक के यदि प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आसानी से आप इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इनकी PDF चाहते हैं बिजनेस स्टडीज़ की और अकाउंटेंसी दोनों की ही, तो आप मेरे ऐप स्टडी नेटिक को डाउनलोड कर लेना। बहुत ही इजी है उसे डाउनलोड करना। आप प्ले स्टोर पर जाना और स्टडी नेटिक विदाउट स्पेसिंग के सर्च करना, आपको स्टडी नेटिक ऐप दिखाई देगा, उसे आप इंस्टॉल कर लेना और फिर वहाँ से आप PDF ले सकते हो। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। चलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। न्यू एडिशन की बुक में कुछ क्वेश्चंस बड़े हुए हैं और कुछ क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, तो जो क्वेश्चंस नए हैं वो भी इसमें एडेड हैं। तो आप न्यू एडिशन की बुक के हिसाब से पढ़ना। यदि बुक नहीं भी है तो कोई टेंशन मत लेना, क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, PDF भी आपको मिल जाएगी, तो आपको बुक लेने की नीड नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 3:2:1. Z retire from a firm 1st April 2024. On the date of Z retirement, following balance exists in the books of firm: general reserve, profit and loss account 30,000, workman compensation reserve 24,000 which was no more required, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 20,000। नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है जब Z रिटायर हो रहा है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, जनरल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जब Z रिटायर हो रहा है तो इन सभी का एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। लेकिन जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, इनका एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं है, क्योंकि उसमें Z का कोई रोल ही नहीं है। जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए वो प्रोविडेंट फंड बना है और उनके पैसों से वो प्रोविडेंट फंड बना है, तो वो Z के रिटायरमेंट पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो इसको हमें स्किप कर देना है, इसका हमें कुछ भी नहीं करना है। किसका? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं Z के रिटायरमेंट पे। तो क्यों होगा Z के रिटायरमेंट पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि वो तो है ही नहीं ना, ये तो पार्टनर्स हैं और ये एम्प्लॉय इसके लिए बनाया गया है। तो चलो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, जो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको जो नेट इफेक्ट निकालना है उसे कैसे निकालना है, जो टोटल क्रेडिट बैलेंस निकालना है। दोनों साइड का हमें बैलेंस निकालना है, डेबिट और क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस कैसे निकालेंगे? जो जनरल रिजर्व है उसमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व कितना दिया है? 1,80,000। इसमें 24,000 को जब मैं प्लस कर दूंगी तो 2,04,000 आ जाएगा। और 2,04,000 जो तीनों पार्टनर्स हैं X, Y एंड Z, ठीक है ना, इनमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके ओल्ड रेशो में। तो वही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 1,02,000, 68,000 एंड 34,000। ये कब होगा? जब Z रिटायरमेंट ले रहा है उससे पहले। अब इसी तरह से डेबिट बैलेंस निकाल लेंगे। डेबिट बैलेंस कितना दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस के लिए दिया है 30,000, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया है। ये भी पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पार्टनर्स में, तो बस वही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इसकी हमें क्या करनी है? जनरल एंट्री करनी है। तो देखो, जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे और X, Y, Z तीनों की ही कैपिटल में उसे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये वो तीनों अपने घर ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका क्या है? डेबिट बैलेंस है, तो वो क्या होगा? X, Y, Z को इसमें डेबिट कर देंगे और P&L अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गया? तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। आशा, नवीन एंड शालिनी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 5:3:2। ओल्ड रेशो है। गुडविल अपियर्ड इन द बुक्स ऑफ वैल्यू ऑफ 80,000 एंड जनरल रिजर्व 40,000। मतलब यहाँ पर जो पुरानी गुडविल है वो 80,000 की दी हुई है और जो जनरल रिजर्व है वो 40,000 का है। नवीन ने डिसाइड किया कि वो रिटायरमेंट लेगा फर्म से और डेट ऑफ रिटायरमेंट पे जो गुडविल थी फर्म की वो 1,20,000 थी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दिया है किसका? आशा और शालिनी का, क्योंकि नवीन तो क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री करनी है बच्चों। जनरल एंट्री करने से पहले नीचे वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो नया रेशो दिया है और पुराना रेशो दोनों ही दिया है, तो हमें क्या निकालना है? गेनिंग रेशो निकालना है। तो न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस कर देंगे। न्यू में से ओल्ड करेंगे तो देखेंगे कि जो आशा है ये क्या कर रही है? ये सेक्रीफाइस कर रही है, और शालिनी है वो ये क्या कर रही है? गेन कर रही है। अब ये जो गेनिंग पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको तो देगा ही देगा, साथ ही साथ जो आशा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसे भी देगा। तो यहाँ पर देखो आशा और नवीन, ठीक है ना,
आशा और नवीन, नवीन तो रिटायरिंग पार्टनर है और आशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। इसे कंपनसेट करेगी कौन? शालिनी। और किस रेशो में? 1:3 के रेशो में। अब आप बोलेंगे मैडम ये 1:3 कहाँ से आया? तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि आशा को जो शेयर मिलेगा वो उसके सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिलेगा, ठीक है ना, 1/10 के रेशो में। आशा को जो शेयर मिलेगा वो उसके सेक्रीफाइसिंग शेयर में मिलेगा, लेकिन जो नवीन को शेयर मिलेगा वो उसके ओल्ड रेशो में मिलेगा। ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो 5:3:2, ठीक है, 5:3:2 ये क्या दिया है? ओल्ड शेयर। ये बीच वाला नवीन है तो उसका शेयर कितना बन गया? 3/10। तो नवीन को ओल्ड रेशो में मिलेगा और आशा को सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिलेगा, ठीक है ना। तो बस अब हम इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले तो जो पुरानी वाली गुडविल है उसका हमें कैलकुलेशन करना है। 80,000 की है पुराना शेयर, 5:3:2 में जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करा तो इस तरीके से आया। उसके बाद जो जनरल रिजर्व दिया है उसका भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो यहाँ देखो जो शालिनी है वो 48,000 का पेमेंट करेगी, किसको? आशा को और नवीन को। जो अभी हमने यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला आशा का और नवीन का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से निकाला 12,000 एंड 36,000। तो बस यहाँ पे वही हमने एंट्री कर दी है। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आता हो, क्योंकि देखो बच्चों मैं पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करा रही हूँ। हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को कराना मेरे लिए, नोट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो मैंने टाइप्ड मेरे जो नोट्स हैं उन्हीं को आपको दे रही हूँ, उसी से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो अब अपन ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया ना, ये पढ़ना है इसको। क्वेश्चन नंबर 27, X, Y, Z वर इक्वल पार्टनर इन अ फर्म। फर्स्ट 31 मार्च 2024 देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। तो यहाँ पर उनकी बैलेंस शीट दी है। देखो बैलेंस शीट में पूरा सब कुछ दिया है। ऑन द अबव डेट Z रिटायर फ्रॉम द फर्म, X एंड Y डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो इज 3:2। Partner decide to show accumulated profit and loss and reserve the balance sheet to the reconstitution of firm for the original value. Pass adjustment entry for accumulated profit and loss and reserve. देखो accumulated profit and loss लिखा है, मतलब क्या है? हमें नेट इफेक्ट निकालना है। तो चलो हम सबसे पहले यहाँ पर एंट्री, देखो एंट्री हमें पहले नहीं करनी होती है, किसी भी सूरत हाल में हमें कभी पहले एंट्री नहीं करनी होती है। पहले हमें एंट्री की स्पेस छोड़ के हमें वर्किंग नोट करना होता है। तो देखो हम नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे? हमारा यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ही दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी तो 58,000 आ जाएंगे। उसके बाद देखो जो हमारी एसेट्स है उस साइड P&L अकाउंट दिया है 11,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है। इसको इसमें से हम माइनस कर देंगे और जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा। जब ये मेरा प्रॉफिट निकल गया, अब इस प्रॉफिट को क्या करूंगी? पहले मैं गेन या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लूंगी। तो मेरे पास देखो ये एक्स एंड वाई का गेनिंग रेशो निकल गया, ये तो आपको आता ही, आप ही निकाल लेना। इसके बाद जो 45,000 है उसका शेयर कितना बन रहा है? 1/3 बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ओल्ड रेशो क्या है? 1:1:1 है। ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग उसका शेयर देखेंगे। ये देखो ओल्ड रेशो है, अब उसके हिसाब से उसका 1/3 बन रहा है। 45,000 का 1/3 किया तो 15,000 बना। और दोनों ही एक्स एंड वाई, क्योंकि गेन दोनों ही कर रहे हैं, तो दोनों ही पार्टनर किस रेशो में? 4:1 के रेशो में, गेनिंग रेशो में, ठीक है ना। गेनिंग रेशो में उसको पेमेंट करेंगे 12,000 एंड 3,000 का। क्लियर? तो चलो बस वही पेमेंट किया है तो यहाँ पे जनरल एंट्री कर देंगे। एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 15,000। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्या बोल रहा है? ये प्रिपरेशन नहीं है बच्चों, प्रिपरेशन है, ठीक है ना, पी है ये, प्रिपरेशन ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट। तो देखो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड दी है सी एंड डी की, जो इक्वल पार्टनर है, ठीक है। हैज़ अ क्लॉज दैट एनी पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म फॉलोइंग टर्म बाय द गिविंग इन 6 month नोटिस इन राइटिंग, ठीक है। सी और डी यहाँ पर सिर्फ 2 पार्टनर हैं। उन्होंने एक क्लॉज बनाया है कि यदि कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो ये क्लॉज को उसे फॉलो करना होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग टू द क्रेडिट हिज कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। जो अमाउंट है वो क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में और करेंट अकाउंट में। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर। मतलब प्रॉफिट का कैलकुलेशन पिछले 3 सालों के बेसिस पर किया जाएगा। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेटेड द 1.5 times ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीट ईयर। सी गिव नोटिस 31 मार्च 2023 टू रिटायर ऑन 30 सितंबर। ठीक है, देखो यहां तक का तो वो था, यहां तक का तो क्लॉज था। ले लेती हूं,
ये यहाँ तक का तो क्लॉज था। क्या था क्लॉज में कि यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में। यदि रिटायरमेंट होगा तो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट के हिसाब से पैसा मिलेगा। और हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर के हिसाब से। अब यहाँ पर सी और डी में से सी ने बोला कि मैं रिटायरमेंट लूँगा। अब उसने नोटिस दिया 31 मार्च 2023 को कि वो रिटायरमेंट लेगा 30 सितंबर 2023 को। हमने एक मेथड पढ़ी थी जब हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का इंट्रोडक्शन समझ रहे थे कि कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी पार्टनर मिड ऑफ द ईयर भी रिटायरमेंट ले लेता है। कई रीज़न होते हैं जिसके कारण वो रिटायरमेंट ले लेता है। वरना तो रिटायरमेंट क्या होता है, जब एंड होता है, जैसे 31 मार्च होता है, एक कंप्लीट हो गया अकाउंटिंग ईयर, उसके बाद ही रिटायरमेंट लेता है। लेकिन कभी कभी वो बीच में भी ले लेता है। तो यहाँ पर वही हुआ, उसने 30 सितंबर 2023 को रिटायरमेंट ले लिया। द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट इज 6000। ठीक है, यहाँ पर अभी बैलेंस है उसके पास 6000 और करंट अकाउंट में बैलेंस है 500। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीट ईयर एंडेड 31 मार्च वर 2021 का है 2800, 2022 का है 2201 एंड 2023 का है 1600। ठीक है, ये 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, डिटरमाइन टू अमाउंट ड्यू टू सी एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर सी को क्या अमाउंट देना है उसका हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यदि हम क्लॉज को पढ़ें तो उसमें लिखा था कि करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के हिसाब से उसको पेमेंट किया जाएगा। हमने वही बनाया है, लेकिन पहले हम वर्किंग नोट करेंगे। ध्यान से समझना, क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1 अप्रैल 2023 टू सितंबर 30, 2023। अब हमें यहाँ पर पहले प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। तो टोटल प्रॉफिट 3 सालों का 2800, 2200 एंड 1600। अब आप बोलेंगे मैडम ये 2200 क्यों कर दिया आपने? क्योंकि देखो बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको हम 2201 करें, राउंड ऑफ करके 2200 कर देंगे ताकि हमारे पास ये जो यहाँ पर आए ये पॉइंट में ना आए। तो यहाँ पर क्या आया, 2200 आया। अब यहाँ पर लास्ट 6 मंथ का, क्योंकि वो बीच में 6 मंथ बाद रिटायर हो रहा है, तो हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू सीज शेयर 6/12। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट अभी हमारा ये निकला 2200। अब सी का शेयर कितना है, 1/2, क्योंकि 2 ही पार्टनर हैं सी और डी, तो इनका शेयर कितना हो गया 1/2। तो सी का शेयर कितना है 1/2, तो ये 1/2 और 6 मंथ के लिए, तो ये 6 मंथ का निकाल दिया। यहाँ पर आ गया 550। ठीक है, अब हम यहाँ पर, ये तो हमारे पहला नोट हो गया, ये हमारा फर्स्ट नोट हो गया। अब हमारा ये सेकंड नोट हो गया, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्या है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर एक चीज लाइन लिखी थी क्लॉज में, क्या लिखा था, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट द 1.5 टाइम द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमने क्या करा है, जो एवरेज प्रॉफिट है उसे 1.5 में इंटू कर दिया है। तो यहाँ पर 3300 आ गया। अब इसका जो शेयर है 1/2 निकलेगा, क्योंकि 1:1 का रेशो था, तो इसका जो शेयर निकला वो 1650 निकला। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है। मैं क्या करूंगी, ये जो 550 है, ठीक है, ये अभी हमने कैलकुलेशन किया ना, 550 सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो अब ये जो प्रॉफिट है इसको मुझे शो तो करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो बताना पड़ेगा ना। तो कंपनी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जब इस तरह से बीच में कोई रिटायरमेंट लेता है तो जो उसका प्रॉफिट उसको पे करती है उसे कहाँ पर डाल देती है, P&L सस्पेंस अकाउंट में डाल देती है। तो बस हमने भी यही करना है, उसे P&L सस्पेंस अकाउंट में डाल देना है 550 को। उसके बाद जो बैलेंस ओल्ड दिया हुआ है 500 का, ये दिया हुआ है ना 500 का बैलेंस दिया हुआ है, उसे यहाँ पर लिख देना है। साथ ही साथ ये 1650 रुपये और उसका भी हमने कैलकुलेशन किया गुडविल का, वो निकले, तो 1650 यहाँ लिख देना है। जब हम इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 1700 का बैलेंस निकलेगा, जिसे हम उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे क्योंकि वो जा रहा है। ठीक है, तो सीज कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। अब हमने सी का कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस 6000 ऑलरेडी उसके पास है, पुराना पड़ा हुआ है 6000 रुपीज़, 6000, और साथ ही साथ अभी करंट अकाउंट का और बैलेंस निकला 1700। तो टोटल उसको कितना मिलेगा, 7700। अब ये वो 7700 किस में डाल दिया जाता है, जब कोई पार्टनर जा रहा होता है उसे पैसा मिलता है उसके लोन अकाउंट में, तो यहाँ पर हमने सीज लोन अकाउंट में उसको डाल दिया। क्लियर हो गया? चलो, अल्फा बीटा एंड गामा आर पार्टनरशिप
sharing profit in the ratio is 5:3:2. Their balance sheet is 1st April 2024. The day Beta decided to retire of the firm as follow. ठीक है, यहाँ पर बीटा रिटायरमेंट ले रहा है, तीनों की कैपिटल दी है, जनरल रिजर्व दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, यहाँ पर नीचे कुछ टर्म्स दी है। बीटा टेक गुडविल फ्रॉम अल्फा 30,000 एंड फ्रॉम गामा 40,000 फॉर गोइंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर इन दोनों से वो क्या ले रहा है, गुडविल का अमाउंट ही दे दिया गया है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई 20% एंड बिल्डिंग की 50,000। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इज 2,70,000। बीटा पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये सारा एडजस्टमेंट भी दिया है। अब यहाँ पर मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगी। स्टॉक, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट तीनों के ही वैल्यू में एप्रिसिएशन हुआ है, तो इन तीनों की ही वैल्यू को मैं कहाँ लिख दूंगी, क्रेडिट साइड लिख दूंगी। और जो 80,000 का प्रॉफिट हुआ है वो तीनों ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी ओल्ड रेशो में। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का। ठीक है, 3 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख, ये तीनों का लिख देंगे। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट निकला 40,000, 24,000 एंड 16,000 लिख देंगे। जो जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 लाख, वो तीनों में पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। साथ ही साथ अल्फा और गामा दोनों ने, अल्फा ने कितने दिए, 30,000 एंड 40,000 किसको दिए, बीटा को, जो वो रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पर बीटा के अकाउंट में डाल देंगे और अल्फा और गामा से यहाँ से माइनस हो जाएंगे। ये 30,000 एंड 40,000 ये दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्या दिया है, बीटा टेक गुडविल फ्रॉम अल्फा 30,000 एंड गामा 40,000, तो बस उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जो बैलेंस आएगा तो अल्फा और गामा का तो बैलेंस कैरेट डाउन कर देंगे क्योंकि वो तो फर्म में है ही, लेकिन जो बैंक अकाउंट में किसका डाल देंगे, बीटा का, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंस शीट बना देंगे। बहुत ही सिंपल है बैलेंस शीट बनाना। बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, इन सब की जो वैल्यू है, जो अप्रिशिएट होकर लिखी गई थी, उसे लिख देंगे। साथ ही साथ कैश एट बैंक, तो देखो 1 लाख तो क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ना, देखो मैं एक बार बुक उठा लेती हूँ। 1 लाख तो कैश एट बैंक दिया ही हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद ये 2,70,000 जो इन्वेस्टमेंट पर सोल्ड किया था, तो उसे लिख देंगे। माइनस क्या करेंगे, जो बीटा को पेमेंट कर दिया, बीटा को कितना पेमेंट किया है, 324,000, तो इसे माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो कैश एट बैंक में लिख देंगे। अल्फा की कैपिटल और गामा की कैपिटल लिख देंगे। यहाँ पर लिखी है ना, अल्फा की 3,60,000 है बच्चों, इसको रेक्टिफाई कर लेना, 36,000 नहीं है, 3,60,000 एंड 1,96,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख, इनको प्लस कर लेंगे और दोनों साइड की हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? बहुत क्लियर है, बहुत इजी है। एक बार दिक्कत होती है, यदि कोई डाउट होता है तो मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1:1 ऑन 31 मार्च 2016। देयर बैलेंस शीट वॉज, लाइबिलिटी दी है, एसेट्स दी हुई है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं। कनिका रिटायर हो गई 1 अप्रैल 2016 को, और यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट 13, 14, 14, 15। ठीक है ना, यहाँ पर तो 2 ईयर का ही दिया है, 1 लाख एंड 1,30,000। फिक्स्ड एसेट्स दी है, इंक्रीज हो गई 3 लाख। स्टॉक इज वैल्यूड इज 120%। ठीक है ना, ध्यान रखना 120% ही है। द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। तो चलो इसमें सबसे पहले क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स एंड कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बहुत सारी चीजें बनानी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स, देखो फिक्स्ड एसेट्स क्वेश्चन में कितनी दी है, 2,40,000, और यहाँ पर अब वो इंक्रीज होकर 30,000 हो गई, तो यहाँ पर 60,000 इंक्रीज हो गई। स्टॉक की वैल्यू कितनी दी है, 120% इंक्रीज हो गई। तो 1 लाख का मतलब 1 लाख वैल्यू थी, उसकी 120% हो गई, तो 1 लाख में 20% और ऐड कर देंगे। तो 20% और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। 1 लाख का 120% मत निकाल देना, 1 लाख मतलब 100%, और 120% हो गई मतलब 20% और इंक्रीज हो गई, तो ये 20,000 हो गया। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ये निकल गया। अब इसके बाद क्या होगा, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा ही बड़ा हो गया, ठीक है। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। बैलेंस दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में ही बैलेंस दिया हुआ है, वही बैलेंस लिखेंगे हम। यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बैलेंस क्वेश्चन में दिया है कनिका, दिशा एंड कबीर का 2 लाख, 1 लाख एंड 80,000। और यहाँ पर साथ ही साथ प्रॉफिट भी दिया हुआ है 20,000 का, एसेट साइड दिया हुआ है। तो यहाँ पर 10,000,
5000 और 5000 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है कैलकुलेशन, इसको हम नीचे देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ये दिया है ना गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज, तो बस हमने क्या करा 2 साल का तो ये दिया है, लेकिन यहाँ पर बच्चों प्रॉफिट नहीं था बच्चों, ये जो 20,000 था ये लॉस था, ठीक है ना, तभी तो डेबिट साइड आया। तो यहाँ पर इस लॉस को मुझे यहाँ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 3 ईयर का दे दिया है, लेकिन प्रॉफिट 2 ही सालों का दिया है, और लॉस कहाँ पे दे दिया है, बैलेंस शीट में दे दिया है। जब मैंने इसे माइनस किया तो 70,000 आया। 70,000 इंटू 2 करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है। अब यहाँ पर गेनिंग रेशो निकाल लेंगे, तो मेरे पास जो गेनिंग रेशो आया 1:1 आया। तो मेरे पास कितना आई थी यहाँ पर गुडविल 1,40,000 आई थी। अब 1,40,000 में जो कनिका का शेयर है, ओल्ड शेयर 2/4 है, मतलब 70,000 उसका शेयर गुडविल का वैल्यू देना आया, जिसे 70,000 का हाफ कौन दे देंगे, दिशा और कबीर दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आया है, सॉरी उनका जो गेनिंग रेशो आया है वो 1:1 आया है। क्लियर? तो अब बस इसी की हमें यहाँ पर क्या करना है, हाफ किसने दिया, कनिका को 35,000 उसके अकाउंट में आ गया, और यहाँ पर 35,000 माइनस हो गया। अब जो रिवेल्यूशन है उसका भी हमने यहाँ पर जो प्रॉफिट निकला था हमारा 40/20/20 वो लिख दिया। देखो 40/20/20 जब हमने माइनस किया तो जो बैलेंस आया है, इन दोनों के तो बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा, लेकिन इसके लोन अकाउंट में चला जाएगा या बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो 3 लाख का यहाँ पर बैलेंस आया। बस अब आप यहाँ पर करिए, सारा बैंक का कैलकुलेशन करके लिख दीजिए। 60,000 का 60,000, डेटर 60,000, स्टॉक की वैल्यू जो इंक्रीज हुई है 1,20,000, फिक्स्ड एसेट्स की भी जो इंक्रीज हुई है 3 लाख। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वैसा का वैसा ही रहेगा। टोटल क्रेडिटर्स भी वैसे के वैसे ही रहेंगे, जो लोन है, ठीक है ना, 3 लाख यहाँ पर आया है ना, 3 लाख मतलब उसका जो पेमेंट उसको करना है उसको यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। क्लियर हो गया ना? देखो बच्चों, या तो आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो 60,000 माइनस 3 लाख, पर ये अमाउंट बड़ा है और बैंक में कम है तो हमने इस तरफ लिख दिया, और फिर दोनों तरफ का टोटल बराबर आ जाएगा। ठीक है ना? देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं जो मेथड बता रही हूँ, हो सकता है कि आपके स्कूल में वो मेथड ना बताएं, माइनस कर इधर ही एक ही तरफ माइनस कर दें या दोनों तरफ लिखाएं, तो दोनों ही मेथड करेक्ट होती हैं। किसी भी मेथड से हमारा बस जो बैलेंस शीट है वो मैच होना चाहिए, या हमारे जो सॉल्यूशन में जो आंसर दिया हुआ है वो मैच होना चाहिए। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे अप्रिशिएट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।